नमस्कार। ऋग्वेदिक काल समाप्त हो चुकी है। हम लोग उत्तर वैदिक काल में अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल की और भी वीडियोज़ हैं, वो आप क्रम से देखिए। मैं डाल चुका हूँ, क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह से ये समझ में आएंगी। आज हम उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक काल की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा भी हो चुकी है, अब जाकर देखिए ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी काफ़ी अंतर पाई जाती है, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ, पिछली वीडियो जाकर देखिए। उसमें महिलाओं की अच्छी खासी व्यवस्था थी, खेती नहीं थी। ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है। वैसे ही जो होता था उस पर वो खाकर रह जाते थे। नहीं, गाय जो पशुचारण थी वो मुख्य पैसा थी। गाय चराते थे और जो उसी से दूध वगैरह जो मिल जाता था वो खाकर अपना रहते थे। नहीं, कव्वाली व्यवस्था थी गाय की, जाकर देखिए। उधर मैं जाना नहीं चाहूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इधर देख लेते हैं उत्तर वैदिक समाज, छोटी सी वीडियो है, आराम से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास को, ज्योग्राफी को, कोई भी चीज़, ज्योग्राफी हो, इतिहास हो या पॉलिटी हो या फिर ग्रामर, जो भी मैं करवा रहा हूँ क्रम से करवा रहा हूँ। लेट लगेगी, लेकिन एक बार अगर आप क्रम से देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छी खासी नोट्स बना लीजिए, वो आपका रह जाएगा। तो क्रम से चल रहा हूँ। नहीं, चीज़ें जैसे आ सीखते हैं, फिर कख चच टठ र, और इस तरह से एक बेस बन जाती है हमारी। उसी तरह से आपका बन जाएगा अगर आप अच्छी तरह से नोट्स बनाकर करो तो। ठीक। उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने पूर्ण रूप से में स्थापित हुई। देखिए, वर्ण व्यवस्था थी पहले भी, लेकिन पूर्ण रूप से, जो कहिएगा पूर्ण रूप से अपने रूप में आई व्यवस्था हुई पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का उद्भव ऋग्वेदिक काल में हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का उद्भव ऋग्वेदिक काल में हुआ था। नहीं दिखाई देती हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ के नोट्स लिख लीजिएगा, नोट्स में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का उद्भव ऋग्वेदिक काल में हुआ। नहीं, जबकि शूद्रों का चौथे वर्ण जो शूद्र था वो उत्तर वैदिक काल में चौथे वर्ण के रूप में इसी काल में स्थापित किया गया। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इस तीनों की स्थापना ऋग्वेदिक काल में हो चुकी। हालांकि शूद्र भी था, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्थित शूद्र की जो स्थापना कही गई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई पूर्ण रूप से। जबकि शूद्रों का चौथे वर्ण के रूप में इसी काल में स्थापित किया गया। किसकी? शूद्र की। शूद्र की चर्चा इसी में हुई है। उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप नहीं दिखाई देता है। कठोर स्वरूप मतलब क्या? जैसे चार वर्ण में बटी हुई थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन उस काल में उतनी व्यवस्था नहीं थी। मतलब सब एक दूसरे से, यहाँ तक कि आप पढ़ोगे कि एक दूसरे से शादी भी करते थे जो लड़कियाँ थीं। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जरूरी नहीं है कि शूद्र ब्राह्मण से, ब्राह्मण शूद्र से, इस तरह की व्यवस्था थी। समझ रहे होंगे। इधर आके जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में फिर और इधर आए, ये सारी चीज़ें, जाति प्रथा, ये सब हावी हुआ। ऋग्वेदिक काल अच्छी थी, आप पढ़े भी होंगे, मैं करवाया हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। स्त्रियों की भी अच्छी खासी मतलब स्त्रियों की भी अच्छी खासी दशा थी उसमें। विदुषी सब थी, जो पुरुष का हक था वो भी स्त्रियों को दिया जाता था। नहीं, इधर आके पता नहीं क्या कर दिया ये सब हेर फेर। और कहा भी जाता है ना, यत्र नार्यस्तु पूजते रमनते तत्र देवता, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता आते हैं। नहीं, चलिए, तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पेशा वंशानुगत नहीं हुआ था। विवाह संबंध में भी जटिलता नहीं आई थी। कब? उत्तर वैदिक काल में भी। ऋग्वेदिक काल में तो था ही। देखिए, ऋग्वेदिक काल में ये सारी चीज़ें नहीं थी, मतलब जाति प्रथा, ये सब छुआछूत उतनी नहीं थी ही नहीं। वर्ण व्यवस्था भी थी, तो एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण से शादी वगैरह करते थे। जितना हक पुरुषों का था उतना ही हक महिलाओं की थी। हाँ, जमीन पर पूर्व काल से ही, ऋग्वेदिक काल से ही संपत्ति के अधिकार पर महिलाओं की उतनी
अधिकार नहीं थी। जमीन पर उनका अधिकार, पुरुष का ज़्यादा अधिकार रहता था, पुरुष वर्ग जो थे उनका। और अभी भी, हालांकि अब तो हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया है, अच्छी बात है नहीं। तो कहा गया कि उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप नहीं दिखाई देता, क्योंकि पेशा वंशगत नहीं हुआ था, विवाह संबंधों में भी जटिलता नहीं आई थी, अभी भी जाति व्यवस्था स्थापित नहीं। उत्तर वैदिक काल तक कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में उतनी जटिलता नहीं आई थी, यानी कि एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण से शादी कर सकते थे, एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण को शिक्षा दे सकते थे, सारी चीज़ें हो सकती थी नहीं। स्त्री की दशा भी अच्छी थी नहीं, जो भी हो दिशा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की ओर लौट रहे हैं नहीं, देखिए ना, लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद करके उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक बताया गया। देखिए अभी तक ऋग्वेदिक काल में तो थे नहीं शूद्र, और उत्तर वैदिक काल में शूद्र की चर्चा हुई, पूर्ण रूप से हुई। तो उसमें भी कहा गया कि देखिए शूद्र को ना शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जबकि और वर्ण के जो लोग थे वो शिक्षा ले सकते हैं, एक दूसरे से शादी विवाह कर सकते हैं, लेकिन शूद्र नहीं। लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया नहीं। भाई उपनयन पहले क्या होता थी, उपनयन संस्कार होती थी, उसके बाद शिक्षा ग्रहण लोग करने जाते थे, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक बताया गया। साथ ही शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक बता दिया कि ये सेवा करेगा, ठीक। राज्य संचालन और राज्य की रक्षा क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य वर्ण कृषि या प्रमुख उत्पादक था, इसलिए राज्यों को कर देने इसका ही उत्तरदायी था। देखो कह रहा है कि राज्य संचालन और राज्य की रक्षा, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, राज्य संचालन और राज्य की रक्षा जितनी भी चीजें होंगी उत्तर वैदिक काल की, राज्य संचालन और राज्य की रक्षा क्षत्रियों का कार्य था। यानी कि क्षत्रियों का कार्य क्या था, राज्य चलाने का और उसकी रक्षा करने का। राज्य संचालन और राज्य की रक्षा क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य वर्ण कृषि या प्रमुख उत्पादक था, इसलिए राज्यों को कर देना इसकी उत्तरदायी था। स्वाभाविक सी बात है, वैश्य वर्ण जो भी वैश्य वर्ण कृषि या प्रमुख उत्पादक जो भी करते थे तो कर के रूप में राजा को देते थे। लेकिन इससे क्या होती थी कि ब्राह्मण जो थे ना, ब्राह्मण वर्ण के, वो कहा कि भाई राज्य क्षत्रिय चलाएगा, वैसे जो है खान पीन करेगा, तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए वो अपना श्रेष्ठता दिखाएं, और जितने भी जो प्रमुख कार्य था वो अपने आप में रखें कि भाई मैं यज्ञ करवाऊंगा, इसके बदले में ये लूँगा, जितना बड़ा यज्ञ उतनी बड़ी शिक्षा, कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। क्योंकि आज भी देखते हैं हमारे यहाँ जो यज्ञ होती है ब्राह्मण करवाते हैं, कोई भी कांड, कोई भी यज्ञ, राजस्व यज्ञ हो या अश्वमेघ हो, कोई भी ब्राह्मण करवाते, चाहे राज्य पर किसी को बैठाना हो, नहीं राज्याभिषेक करवाना हो, वो सब ब्राह्मण करते थे। तो इससे उसकी श्रेष्ठता बढ़ती थी, और बदले में जो राजा महाराजा थे वो उसे बहुत सारे धन संपत्ति देते थे। वही उसकी जो आर्थिक जो होता है ना, अर्थ धन, वही उसकी थी कि किसी को पूजा करवाओ, कुछ करो, और बदले में जो दे उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्य के लिए उत्तरदायी था। मैं बोला हूँ अभी, धार्मिक कार्य कौन करवाते थे, ब्राह्मण वर्ग। चूँकि ब्राह्मण एक अनुत्पादक का वर्ग था, इसलिए समाज में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण ने उत्तर वैदिक काल में जटिलीय यज्ञ कर्म कांडों का सृजन किया, ताकि जनसाधारण के मस्तिष्क पर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का छाप छोड़ सके। मैं पहले ही कहा हूँ कि राजा का काम था राज्य चलाना, नहीं शुद्ध क्या बोलते, वैश्य का काम था जो भी उत्पादक होता था उसको लाकर राजा को कर के रूप में देना। तो भाई ब्राह्मण क्या करेगा, तो भूखे मर जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्य के लिए वो ब्राह्मण अनुत्पादक, चूंकि ब्राह्मण एक अनुत्पादक कार्य था, मतलब अनुत्पादक अन्न वगैरह से वो वंचित था, कृषि वगैरह करते नहीं थे, इसलिए समाज में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए भाई क्या करेगा, कैसे मतलब निर्वाह कैसे होगा उसका जीवन। तो इसलिए समाज में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण ने उत्तर वैदिक काल में जटिलीय यज्ञ कर्म कांडों का सृजन किया कि भाई मैं जो भी कर्म कांड होगा उसे मैं मतलब ब्राह्मण लोग करवाएंगे,
ताकि जन साधारण के मस्तिष्क पर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का छाप सके। और ये बड़ी श्रेष्ठता वाली काम होगी। और जितना यज्ञ, जितना भी राज्य कोई या अश्वमेध हो या राज्याभिषेक हो, ये सब ब्राह्मण करवाएगा, जिससे लोगों को लगेगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और बदले में उसे धन देगा, कोई टैक्स भी नहीं देना है उसे। तो इस प्रकार का कार्य ब्राह्मण किए उत्तर वैदिक काल में। ठीक, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य वर्ण का उपनयन संस्कार होता था। देखिए, क्षत्रिय का भी और वैश्य का भी उपनयन होता था, इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। द्विज, उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य वर्ण का उपनयन होता था, इसलिए द्विज कहा जाता था इसे। स्त्री की दशा पर थोड़ी बहुत देख लेते हैं। हालांकि 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए मैं बड़ा नहीं लिया हूँ। डिटेल्स में जाना है तो उत्तर वैदिक काल को जाकर देखिए। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे वही लेता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे अधिक इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं करवाता, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो भी चीज़ सब्जेक्ट हो, मैं वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं भी एग्जाम में बैठता हूँ। गिरावट, ऐसे करने के लिए तो पूरा बोर्ड कम पड़ जाए, मिटा मिटा कर करवाना पड़े पता नहीं कितना, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। अधिक जानना है, ज्ञान लेनी है आपको, तो हिस्ट्री के उत्तर वैदिक काल में जाकर ऋग्वेद को समझिए, वैदिक काल से पढ़िए, शुरू कीजिए और अच्छी तरह से समझिए। लेकिन एग्जाम के लिहाज से मैं यहाँ करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अध्ययन कीजिए, मज़ा आता है। गिरावट, देखिए, स्त्रियों की दशा की गिरावट मैत्रेयी साहित्य में स्त्री की 3 बुराइयों में रखा गया है। देखिए, मैत्रेयी साहित्य में स्त्री को 3 बुराइयों में रखा गया है। सूरा मतलब शराब, पासा, जुआ, और स्त्री मतलब स्त्री शराब, जुआ, और स्त्री पासा है, पासा मतलब जुआ है। इतनी इस तरह से उसको देखी जाती थी, मतलब ये है शराब जैसा, मतलब जुआ, उसको हीन भावना से देखा जाता था, स्त्री को लोग देखते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया है। बताइए, इसको याद कीजिए, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री होने का सबसे बड़ा दुख का कारण बताया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक, उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। अगर उपनयन संस्कार ही नहीं होगा तो शिक्षा उसे कहाँ से मिलेगी? तो शिक्षा से तो वंचित हो गई है। जो भी व्यक्ति, मतलब मैं केवल पुरुष के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी हो, अगर एक बार वो शिक्षा से वंचित हो जाए ना, तो फिर तो बैल हो जाएगा ना। कहा भी जाता है ना, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारी भूता मनुष्य रूपे मृगासरन्ति। वो तो मनुष्य रूप में भी होकर मृग हो जाएगा, अर्थात जानवर ही रहेगा ना। शिक्षा सर्वोपरि है, तो यही इसका बंद कर दिया गया। बताइए, लड़कियों का उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद कर देगा तो शिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो उपनयन संस्कार लड़कियों को कब बंद कर दिया गया? उत्तर वैदिक काल में। बृहदारण्यक उपनिषद में गर्गी याज्ञवल्क्य संवाद, यानी कि गर्गी एक विदुषी महिला थी और याज्ञवल्क्य एक विद्वान पुरुष थे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अधिक बहस न करो, नहीं तो गदा से सर तोड़ दिया जाएगा। मतलब कोई बात हुई, पहले क्या होता था कि बहस होती थी नहीं बृहदारण्यक उपनिषद में, कि जो भी विद्वान थे ना, वो आपस में एक दूसरे से मतलब कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे अधिक ज्ञान है, मुझे अधिक नॉलेज है। और इस तरह से एक सभा होती थी और उसमें बैठकर लोग शास्त्रार्थ करते थे। आज भी हमारे भारत में प्रचलित है। तो इस टाइप से थी। तो अगर महिला अगर आगे बढ़ जाए तो क्या कहा है यज्ञपाल ने कि अधिक बहस न करो, नहीं तो तुम्हारा गदा से सर फोड़ दिया जाएगा। तो भाई उसे हार गए ना, आप एक्सेप्ट कर लो। तो इस टाइप से थी। तो पहले ऋग्वेदिक काल में विदुषी हुआ करती थी महिला। ऋग्वेदिक काल की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, आप पढ़ चुके हो। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया, यानी कि अर्धांगिनी शब्द कहाँ से आया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अर्धांगिनी नहीं,
यानी कि पुरुष के अधीन ही रहेगी, बट ऐसा नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले से ही स्त्री को नहीं था, यानी ऋग्वेदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी जमीन के बारे में स्त्रियों को कभी से भी उस पर पूर्ण हक उसको नहीं दिया गया, चाहे ऋग्वेदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक हो। लेकिन वर्तमान में अभी की स्थिति जो है उसमें संपत्ति का अधिकार स्त्री को भी मिल चुकी है। नहीं, अब वो अपने वहाँ संपत्ति का अधिकार ले सकती है अगर चाहे तो। सती प्रथा बुराइयों का जन्म मध्यकाल में हुआ, यानी कि सती प्रथा, स्त्रियों को दबाना, नहीं उसे मतलब बहुत सारी स्त्रियों के प्रति क्रूरता दिखाना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर जन्म हुई? मध्यकाल में हुआ। और यहीं से स्त्री की दशा पता नहीं कैसी होगी। लेकिन ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की जो व्यवस्था थी वो अच्छी थी, आप जाकर पढ़ सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।